हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी 71वीं के पीटी के करंट अफेयर्स के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक इस बार काफी बर्निंग है और इस पर प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं इसका पहले बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, रामनाथ कोविंद समिति का। ये रामनाथ कोविंद समिति के अध्यक्ष थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनके द्वारा सिफारिश की गई वन नेशन वन इलेक्शन की। इस सिफारिश में ये कहा गया कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाए। अभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का इलेक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग समय पर होता है। तो इनका ये कहना था, इनकी ये सिफारिश थी कि लोकसभा और सभी 28 राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक समय पर कराया जाए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे पंचायत का इलेक्शन हो या फिर नगर पालिका बॉडीज की इलेक्शन हो, वो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के 100 दिन के अंदर ही करा लिया जाए। इनका ये भी कहना था कि इस जो नई लोकसभा और नई विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का ही होगा, लेकिन अगर कहीं सरकार गिर जाती है तो मिड टर्म इलेक्शन भी होंगे, यानी कि मध्यावधि चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका कार्यकाल, बचे हुए जो कार्यकाल रहेंगे, शेष कार्यकाल उतना ही होगा। अभी क्या होता है कि अगर कहीं सरकार गिर जाती है किसी विधानसभा में या फिर कभी लोकसभा में सरकार अगर गिर जाती थी पहले, तो उसका कार्यकाल फिर से नए सिरे से 5 वर्ष तक रहता था। लेकिन ये कहते हैं कि अभी जो कार्यकाल होगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है देश में, तो बचे हुए समय के लिए ही मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये रामनाथ कोविंद समिति की ये सिफारिश थी। सरकार के द्वारा इसी सिफारिश को लागू करने के लिए 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में 2 बिल प्रस्तुत किया गया। एक 129वां संविधान संशोधन बिल और दूसरा यूनियन टेरिटोरी लैंड लॉ अमेंडमेंट एक्ट। 129वां संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न हों, और यूनियन टेरिटोरी लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह प्रावधान किया जाएगा कि जो यूनियन टेरिटोरी जहां पर की विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर, उसके भी चुनाव लोकसभा और बाकी राज्यों की विधानसभाओं के साथ ही संपन्न हो। इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 3 जो संविधान के आर्टिकल हैं उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। एक आर्टिकल 83, दूसरा एक आर्टिकल 172 और तीसरा आर्टिकल है 327। आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में चर्चा करता है। ये कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा, तो इसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। दूसरा 172 आर्टिकल जो है वो राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में है कि राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल की इसमें चर्चा की गई है, जिसको संशोधन करने की जरूरत है। तीसरा जो आर्टिकल है जिसमें संशोधन प्रस्तावित है वो आर्टिकल 327 है। इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को पावर दी गई है राज्यों के संबंध में, राज्यों के इलेक्शन के संबंध में, जैसे कि राज्यों के इलेक्शन के संबंध में निर्वाचन सूची तैयार करना या फिर परिसीमन करना। हर इलेक्शन से पूर्व सरकार के द्वारा परिसीमन किया जाता है, यानी कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो इन सब को के संबंध में आर्टिकल 327 पे भी संशोधन करने की जरूरत है। और संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 82A, एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा संविधान में। इस आर्टिकल में यह प्रावधान होगा कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न होंगे। क्योंकि इस बिल को पारित कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, लेकिन सरकार के पास उतनी बहुमत नहीं है। जैसे कि लोकसभा में कुल सदस्य है अभी 543 और सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिए टोटल जो है 362 लगभग उनको सीट चाहिए, लेकिन सरकार के पास अभी 292 सीट ही है। इसी तरह से राज्यसभा में
सरकार को बिल पारित कराने के लिए 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन सरकार के पास केवल 112 सदस्यों का ही समर्थन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बिल को पारित कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के बीच में भी आम सहमति बनाने की जरूरत है। इसी कारण से सरकार के द्वारा एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य होंगे और न ही इसमें केवल जो सरकार के लोग हैं वो होंगे, बल्कि विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल होंगे। इसमें 39 सदस्य को रखा गया है। वैसे तो मूलतः इसमें 21 सदस्य भी होते हैं, लेकिन 39 सदस्यों को इसमें रखा गया है और इसका अध्यक्ष एक वरिष्ठ सांसद पीपी चौधरी को बनाया गया है। इनका उद्देश्य है कि सभी सदस्यों के बीच में आपसी सहमति बनाना, ताकि जब अगली बार इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाए तो इस बिल पर एक आम सहमति बन सके और वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सके। अब मैं जेपीसी के बारे में भी थोड़ा बता देना चाहता हूं। दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। किसी विशेष घोटाले में, किसी विशेष आर्थिक अपराध के लिए सरकार के द्वारा इस तरह के जेपीसी का गठन पूर्व में भी किया गया है, जैसे कि बोफोर्स घोटाला। इसी तरह से हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज में जो स्कैम हुआ था, फिर केतन पारिख शेयर मार्केट स्कैम, साथ ही साथ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में भी एक आम सहमति बनाने के लिए जेपीसी के गठन पूर्व में भी सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियोस में आपको बताया कि किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की गई है रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा, और कौन कौन से बिल लाए गए इसके लिए, और किस आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल में संशोधन प्रस्तावित है और कौन से नए आर्टिकल जोड़े जाने हैं। साथ ही साथ हमने आपको जेपीसी के बारे में भी बताया, जो कि और इसके साथ ही साथ हमने बताया कि जेपीसी का पूर्व में भी गठन हो चुका है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।